नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में दिन भर इस बात पर चर्चा होती रही कि सरकार ने स्कूलों में हिस्ट्री के सिलेबस से मुगल काल का इतिहास हटा दिया है। यह भी कहा गया कि किताबों से आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों के कामों के चैप्टर को मिटा दिया गया है। यह दावा किया गया कि अब हमारे देश के बच्चों को मुगल काल का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, पंडित नेहरू और उनकी सरकार के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। जाहिर है, जब ऐसी बातें उठी तो रिएक्शन भी जबरदस्त हुए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अब क्या पढ़ाया जाएगा कि लाल किला नरेंद्र मोदी ने बनाया। शफीकुर रहमान बर्क ने पूछा, इतिहास तो इतिहास है, मुगलों ने इस देश को बड़ी विरासत दी है, क्या किसी एक वर्ग के इतिहास को सेलेक्टिव तरीके से हटाना ठीक होगा। एसटी हसन ने कहा कि सरकार जानबूझकर अब इतिहास में भी अपना एजेंडा लागू करना चाहती है, चुनावी फायदे के लिए यह सब करना ठीक नहीं है। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन आए। इन नेताओं के बयान सुनकर लगा कि जैसे सरकार वाकई में इतिहास को फिर से लिख रही है। ऐसा लगा जैसे अब सिलेबस से मुगलों का इतिहास डिलीट हो गया है। सवाल यह भी उठा कि यार, सरकार ने किताबों में जो बदलाव किए हैं वो वाकई में इतने खतरनाक हैं? असल में वो है क्या? जो बदलाव हुए उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, और जो आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है? हमने इन सारे सवालों के जवाब एनसीईआरटी से मांगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी ने सीबीएसई के कोर्स में असल में क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्यों किए हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक किस किस सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं, क्यों किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले उन नेताओं के बयान सुनवाता हूं जिन्होंने सिर्फ ये सुना कि 12वीं के सिलेबस से मुगलों का चैप्टर हटा दिया गया और सुनी सुनाई बातों के दम पर मोदी सरकार पर इतिहास को बदलने का इल्जाम लगा दिया। सबसे पहले और सबसे तीखा बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आया। ओवैसी ने कहा, क्या मोदी बच्चों को यह पढ़ाएंगे कि ताजमहल उन्होंने बनवाया? क्या बच्चों को यह पढ़ाएंगे कि लाल किला नाथूराम गोडसे ने बनवाया? एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथूराम गोडसे ने बनाया था, और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था, शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। यही प्रॉब्लम है, आप पास्ट को मिटा रहे हैं और चीन प्रेजेंट को मिटा रहा है। यह प्रॉब्लम है भारत में। मगर आप तारीख मिटाएंगे, 1650 में, 1640 में, सन 57 में क्या हुआ था। अरे भाई, ये देखो, आप सत्ता में है, ये क्या हो रहा है, इस पर गौर करिए। ओवैसी का अपना अंदाज है, तीखा बोलते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी बात कहते हैं, और आमतौर पर किसी भी सवाल पर बोलने से पहले वो पढ़ लिख कर बोलते हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन आज लगा कि उन्होंने बिना हकीकत को जाने कमेंट कर दिया। इसी तरह समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि सरकार के फैसले को गैर कानूनी बताया। बर्क साहब ने कहा कि हिस्ट्री की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाना नाइंसाफी है। मुगलों ने इस देश को लूटा नहीं, मुगलों ने इस देश को बहुत कुछ दिया, इसलिए नई पीढ़ी को मुगलों का इतिहास पता होना चाहिए। ये ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कानूनी एतबार से भी देखा जाए और सोशल एतबार से भी आप देखिए कि किसी का इतिहास को जबरदस्ती आपको मतलब ये कि हटा या मिला या बड़ा छोटा बड़ा कर देगा, नहीं। इतिहास पढ़कर तो हम उससे सबक लेते हैं। और एक मुगलों का इतिहास सामने मौजूद है हमारे देश के अंदर। उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। जैसे कि अंग्रेजों के जब यहाँ पर दौर था, जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो यहाँ से कमाई करके ले गए, वो सारा हीरे जवाहरात तो सब ले गए। लेकिन
मुगलों ने तो सब यहाँ किले बनवाए, ताजमहल फलानी और बहुत सी चीज़ें बनवाई, तो वो सब इस मुल्क के लिए छोड़ गए। तो वो हमारे मुल्क के लिए किया उन्होंने, उनके इतिहास में इस किस्म की कोई बात नहीं मिलती हमें। और इस किस्म का इतिहास को निकाल देना उस सबक में से, उस किताब में से, ये घटिया बात है, ये मुनासिब नहीं है। हमें तो दूसरों का भी इतिहास पढ़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में स्कूल के सिलेबस से मुगलों का इतिहास डिलीट कर दिया गया है? क्या वाकई में 12वीं के बच्चों को मुगल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी? मेरी तहकीकात बताती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सही है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। यह भी सही है कि 12वीं के हिस्ट्री के सिलेबस की किताब में 224 से 254 पेज तक का मटेरियल हटा दिया गया है। इस चैप्टर में पहले मुगल बादशाह बाबर से लेकर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक के दौर का इतिहास था। इसमें यह कहा गया था कि मुगल बादशाहों के पास मैजिकल पावर्स थी, मुगलों का शासन आदर्श था, आइडियल था, मुगलों के शासन में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा था, महिलाओं के हक महफूज थे। इस तरह की बहुत सारी बातें थी। एक लाइन में कहा जाए तो अकबरनामा और बादशाहनामा में जो जो लिखा गया था उसे एनसीईआरटी की इतिहास की किताब से हटाया गया है। सवाल यह क्या 16वीं और 17वीं शताब्दी का इतिहास अब हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक से बिल्कुल खत्म हो गया है? तो इसका जवाब भी नेगेटिव में है। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो चैप्टर 12वीं क्लास में पढ़ाए जा रहे थे उससे मिलते जुलते चैप्टर्स 7th और 8th की टेक्स्ट बुक में थे, 7वीं और 8वीं की किताबों में। इसलिए उन्हें 12वीं की किताब से हटाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि एनसीईआरटी ने यह बदलाव आज नहीं किए, अभी नहीं किए, 1 साल पहले किए थे। मगर तब तक किताबें छप चुकी थी, बदलावों के साथ किताबें छापने में देर हो चुकी थी। इसलिए पिछले साल पुरानी किताबों से ही बच्चों ने पढ़ाई की। इस साल बच्चों को नई किताबें मिलेंगी, तो अब इसकी चर्चा शुरू हो गई। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो गया था, उसकी भरपाई करने और स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए कोर्स को रैशनलाइज किया गया था। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। ऐसा है, पहली बात तो यह है कि हमने सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। पाठ्य पुस्तकों में इस साल तो कोई चेंज नहीं हुआ है। पिछले साल 2022-23 में पेंडेमिक की परिस्थिति से जूझते हुए बच्चों की मदद के लिए पूरे समाज और देश में ये महसूस किया जा रहा था कि किस प्रकार से बच्चों की मदद की जाए, ताकि स्कूल खुलने पर वो एकदम शोक संतप्त बच्चे थे, उनका क्लासेज नहीं थी और कैजुअल्टीज हुई थी। हम जानते हैं कितने लोग इससे पीड़ित हुए, परिवारों में दुर्घटनाएं हुई, मौत भी हुई। तो उससे समाज और बाल मन पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा। और तमाम साइकोलॉजिकल जो डेटा इस पे स्टडी हुई है, उन्होंने भी उस साइकोलॉजिकल स्टडी में हमारा भी मेंटल हेल्थ सर्वे एनसीईआरटी ने किया था। तो सबसे ये बात उभर कर है कि बच्चों को इस परिस्थिति में बोझ कम से कम उनका किया जाए। जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें अगर कंटेंट कम किया जाए तो शायद बच्चे अपना जो समय उनका ख़राब हुआ है, जो लर्निंग लॉस हुआ है, उससे उभर सकते हैं। तो इसके तहत एनसीईआरटी ने रेशनलाइजेशन प्रोसेस जो कि एनसीईआरटी करती है, और एनसीईआरटी क्या करती है, सब विश्वविद्यालय करते हैं। विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है ना, वो भी तो समय समय पर अपना देखते हैं कि पाठ्यक्रम में कौन सा चैप्टर जोड़ना है, कौन सा हटाना है, क्योंकि तमाम शोध होती रहती हैं। नई शोध होती है तो नई शोध को जगह देने के लिए पाठ्यक्रम फिर पाठ्य पुस्तकों में लाना पड़ता है ना। एनसीईआरटी ने अपनी बात क्लियर कर दी। सिर्फ 12वीं क्लास के सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ, क्लास 1 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सभी क्लासेस के सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है। सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में बदलाव नहीं हुआ, सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज में कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं। लेकिन लोगों ने सिर्फ मुगलों के इतिहास से जुड़े चैप्टर्स को हटाने को मुद्दा बनाया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा, क्या मुगलों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या उन्होंने देश को कुछ नहीं दिया? अगर ये मान भी ले कि मुगल जालिम थे, तो क्या उनके जुल्मों को पढ़ाया नहीं जाएगा? एसटी हसन ने कहा, किसी सरकार के हुक्म से इतिहास तो बदल नहीं जाएगा। ये एक सियासी चालें हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
दरारें पैदा करती है, इलेक्शन सामने है, मुगलों को डिग्रेड करती है। ठीक है, अगर उन्होंने कहीं जुल्म करें तो कहीं बहुत सी अच्छाइयाँ भी थी उनके अंदर। ये एक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतिहास बदल सकते हैं? हिंदुस्तान का इतिहास बदला नहीं जा सकता। जिसने जितना टाइम राज करा है वो करा है, अच्छा करा है, बुरा करा है, लेकिन करा है। तो इतिहास को सही बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो सही हालात समझें, और हर चीज़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। कवियों ने जितने भी कंस्ट्रक्टिव काम करे हैं, इन्होंने समाज को कोई ना कोई मैसेज दिए हैं, और इनके एक एक शेर में, एक एक इनके छंद में बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफीज छुपी होती हैं। तो उनको इस तरह से हटाना आखिर क्या क्या दर्शाता है, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या लेके आना चाहते हैं, ये भी तो देखें। किन लोगों को लाना चाहते हैं समाज में, उस वक्त उनका क्या योगदान था, जिन लोगों को अब ये लेके आना चाहते हैं। हिंदुस्तान का उन लोगों ने साथ दिया था या नहीं दिया था, ये सब बातों को गौर करना चाहिए। लखनऊ के फिरंगी महली मदरसे के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली एजुकेशन से जुड़े हैं। उन्होंने भी सिलेबस में बदलाव पर एतराज जताया। मौलाना फिरंगी महली ने कहा, तारीख को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए जो चेंजेस किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। मुगलों की हिस्ट्री का चैप्टर फिर से किताबों में शामिल किया जाए। एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगल्स की हिस्ट्री को रिमूव कर देना हम समझते हैं एक बहुत ही गलत कदम है। और जाहिर बात है, तारीख हुआ करती है, तारीख को मिटाया नहीं जा सकता, तारीख को डिस्टॉर्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से जिस भी लेवल पर यह फैसला लिया गया है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस फैसले को फिर से इस पर गौर किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पूरी एक लंबी तारीख मुगल्स की रही है। मुगल्स की हिस्ट्री या किसी भी किस्म की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे स्टूडेंट्स को मुल्क की सही तारीख से वाकफियत हो, ये किसी भी बच्चे के लिए, बहुत स्टूडेंट के लिए लाजमी और ज़रूरी होता है। इसलिए हम समझते हैं कि तारीख को कम करना या तारीख को मिटाया नहीं जा सकता है। इस वजह से इस डिसीजन को फिर से रिविजिट करना चाहिए। जब मुगलों के इतिहास से जुड़ा चैप्टर एक मसला बन गया, तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा कि सिलेबस में बदलाव बच्चों के भले के लिए किए गए हैं। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको इसका पूरा अधिकार है, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि जो बदलाव किए गए हैं उससे मुगल काल का इतिहास सिलेबस से गायब नहीं हुआ है। दिनेश सकलानी ने कहा कि सिर्फ उस चैप्टर को हटाया गया है जो डुप्लीकेट था, किसी दूसरी क्लास के सिलेबस में पहले से था, इसलिए डुप्लीकेसी को दूर करने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा है, ये उनको देखना चाहिए कि पूरी 6वीं से 12वीं तक की पुस्तकें देख लें, और उसमें कहीं ना कहीं मुगल भी हैं और इतिहास भी है, और जो कह रहे हैं वो उनका विषय है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, और प्रत्येक प्रजातंत्र है, हर कोई अपने नज़रिए से बात कर सकता है। तो एनसीईआरटी को इसमें ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं करना है। जो लोग कह रहे हैं वो अपने सोच के कह रहे होंगे, उनका क्या व्यू है वो इसका ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। एनसीईआरटी ने तो अपना आपको बात बता दी है कि ये किसी प्रकार से किसी भी युग के इतिहास को किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये एनसीईआरटी का स्टैंड इसमें क्लियर है। मैंने आपको बताया ना कि हटा इसलिए नहीं दिया गया कि उसको हटाना ही था, हटाया इसलिए गया कि कंटेंट लोड कम करना था। अगर कंटेंट लोड कम करना है तो फिर समावेशन का क्या मतलब होता है? अगर हम किसी एक सेलेक्टिवली हटा करके दूसरा लाएं तब तो पक्षपात की बात आती है, बायस की बात आती है। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो कंटेंट लोड कम करने के लिए जो एक्सपर्ट ने बताया वही हटाया है। अब सवाल ये, क्या सिर्फ इतिहास की टेक्स्ट बुक में बदलाव हुआ? क्या सिर्फ 12वीं की किताबों में कांट-छांट हुई? इस पर एनसीईआरटी के चेयरमैन ने साफ साफ कहा, सब क्लॉजेस की टेक्स्ट बुक में, सभी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक में जहां जरूरत है वहां बदलाव किए गए, सभी क्लासेस के लिए, आज नहीं 1 साल पहले किए गए। अब ये मुद्दा क्यों उठा, ये उनकी भी समझ से बाहर है। एक बात जो आपने बताई वो खुल के नहीं आ पाई
क्या ये चेंजेस सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित हैं? क्योंकि जो आरोप लगाने वाले हैं सिर्फ इतिहास के नजरिए से इसे देखते जी नहीं, मैंने कहा कि सभी कक्षाओं में, सभी पाठ्य पुस्तकों में ये परिवर्तन किए गए हैं और हमारी वेबसाइट में एनसीईआरटी की वो देख सकते हैं। और पिछले साल हमने 3 महीने तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सबको पूरी तरह से अपना वर्जन दिया। पूरा देश इससे आश्वस्त था और इस समय ये बात क्यों उठ रही है, ये हमारी समझ से परे है। अब ये बात तो सही है कि एनसीईआरटी ने सभी कक्षाओं के सिलेबस में बदलाव किए हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स जैसे ज्यादातर सब्जेक्ट्स के कोर्सेज को कम किया गया है। लेकिन मुद्दा सिर्फ हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में बदलाव को बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें सियासत की पूरी गुंजाइश है। हिस्ट्री की बुक से मुगलों के चैप्टर को हटाने के अलावा सिविक्स के टेक्स्ट बुक से आजादी के बाद के दौर में वन पार्टी डोमिनेंस यानी कांग्रेस के दबदबे की जानकारी देने वाला चैप्टर भी हटाया गया है। इसके अलावा आजादी के बाद कांग्रेस के चैलेंजर के रूप में सीपीआई, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ जैसे दलों की चुनौती का इतिहास बताने वाली जानकारी को 12वीं की सिविक्स की किताब से हटाया गया है। इसी तरह हाई स्कूल की सिविक्स की किताब से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स और लोकतंत्र के लिए चैलेंज जैसे चैप्टर भी हटाए गए हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस पर एतराज है। प्रमोद तिवारी ने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार ने अपना सियासी एजेंडा चलाने के लिए आजाद भारत के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा किताबों से गोल कर दिया है। उन कवियों के रचनाएं तक हटा ली गई हैं जिनके विचार संघ या बीजेपी से मेल नहीं खाते। कम करने के लिए निराला जी ही मिले थे, कम करने के लिए रघुवीर साहब फिराक मिले थे। मुगलों का इतिहास किसको मूर्ख बना रही है, किसको भ्रमित करना चाह रहे हैं। इतिहास से खिलवाड़ न करें, वरना कुछ दिन बाद कहेंगे जब मोदी जी आए उसके बाद से सूर्योदय शुरू हुआ और न तो सूरज ही नहीं दिखता था देश में। ये न करें। इतिहास बदल देने से इतिहास अमिट होता है, वो समाप्त नहीं होता, पर उसकी सही गाथा लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मैं यही कह सकता हूं कि इतिहास हमें अपनी कमजोरियां बताता है और अपनी उपलब्धियां बताता है। इतिहास पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और भविष्य इतिहास की नींव पर ही बनना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो बदलाव हुए ऊपर सियासत तो जबरदस्त हो रही है, लेकिन मजे की बात है कि ये बदलाव टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। हो सकता है अगले साल सिलेबस की किताबों में इनमें से कुछ चीजें फिर दिखाई पड़े, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश सकलानी ने कहा नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। अगले साल उसी के आधार पर नया सिलेबस बनेगा। एनईपी बनी है ना, एनईपी 2020 इतने साल के बाद एक शिक्षा नीति आई है जो कि पूरे देश में बच्चों के समग्र विकास की बात करती है। तो उस एनईपी को अब हम लागू कर रहे हैं। अभी फाउंडेशनल स्टेज का हमने लर्निंग टीचिंग मटेरियल बनाया है। 20 फरवरी को हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको लॉन्च किया, पूरे देश के सामने रखा है और उसके आधार पर पाठ्य पुस्तकें हमारी कक्षा 1-2 की बन चुकी हैं। वो प्रिंटिंग में जा रही हैं और जल्दी मार्केट में आ जाएंगी। और आगे के लिए जो स्कूल एजुकेशन का एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है स्कूल की, वो लगभग तैयार है। वो पाठ्यचर्या जब जैसे ही फाइनल होगी उसके आधार पर फिर सारी कक्षाओं की पुस्तकें एनसीएफ के आधार पर बनेंगी, एनईपी 2020 को लेकर के आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए ये जो पिछला परिवर्तन है, इस परिवर्तन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। असली परिवर्तन जो आएगा, एनईपी जिसकी बात करती है, वो आने वाले साल में आप देखेंगे और वो वांछित है, क्योंकि एक लंबे समय तक हमारी शिक्षा एक तरफ से चलती रही। एनईपी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरे देश ने स्वीकार किया है और उस स्वीकार्यता की वजह से यह है कि उसको लागू करना है। अब 2 बातें तो क्लियर हो गई। जो बदलाव हुए वो टेम्परेरी हैं, स्थायी नहीं है और नए नहीं हैं। सिर्फ हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में बदलाव नहीं हुए, सभी क्लासेस के और सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में चेंज हुआ। लेकिन सवाल यह है, जब बदलाव पिछले साल हुए थे तो विवाद अब क्यों हो रहा है, यह भी समझ लेते हैं। असल में यूपी बोर्ड ने यह बदलाव इस साल से लागू किए हैं।
यूपी बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में भी इसी तरह के बदलाव हुए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका ऐलान कल किया, इसलिए यह मामला आज चर्चा में आया। आज यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि यूपी बोर्ड में बदलाव एनसीईआरटी की पॉलिसी के तहत हुआ है। गुलाब देवी ने कहा कि इंटरमीडिएट की इतिहास की किताब से मुगलों का इतिहास हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरी क्लास की हिस्ट्री की किताबों में वो चैप्टर मौजूद है। एनसीईआरटी में पूरे देश के विषय विशेषज्ञ बैठते हैं। देश की परिस्थिति के आधार पर और बच्चों के भविष्य के निर्माण के आधार पर जो भी उचित समझते हैं वैसा निर्णय लेते हैं, और वही सारी बुकें कई प्रदेशों में जा रही हैं और वही यहाँ पर यूपी में भी आई हैं। जो भी सही समझा है एनसीईआरटी ने, वो उन्होंने वह निर्णय लिया है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना हमारा ठीक नहीं। जो बच्चे वो किताब पढ़ेंगे उनको मुगलों के बारे में पता नहीं चलेगा, और एक तरह की वो भी हिस्ट्री है, वो भी बच्चों को उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जो जितना दिया जा रहा है वो इतना है कि बच्चे उसको जान लेंगे, बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। एनसीईआरटी की बुकों में जितना इतिहास दिया जा रहा है वो इतना पर्याप्त है कि बच्चे जानकर बहुत बड़े विद्वान बनेंगे और देश में अपना नाम रोशन करेंगे। अब सारी बातें सुनने के बाद यह लगता है कि सिलेबस बदला तो गया है, कुछ चैप्टर हटाए तो गए हैं, पर इनमें से कुछ चैप्टर वो हैं जो डुप्लीकेट थे। मुगलों का इतिहास किताबों में रहेगा, नेहरू के काम भी सिलेबस में रहेंगे। इन बातों को हटाया नहीं गया है। कुछ ऐसी बातें जिन्हें हटाने से आपत्तियां हो सकती हैं। और दूसरी बात, ये सब कहते रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे चौपट हो गया, लेकिन इसे सुधारा कैसे जाए इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पर संजीदगी से काम किया, पूरी एजुकेशन पॉलिसी बदल दी, और जब शिक्षा नीति बदली है तो कुछ पुरानी चीजें तो हटेंगी, कुछ नई चीजें जुड़ेंगी, सिलेबस में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन ये बदलाव टेम्परेरी है, इन्हें फिर से बदला जा सकता है। इसमें हिंदू मुसलमान का टकराव देखना, इसमें कांग्रेस और बीजेपी की तकरार ढूंढना ठीक नहीं लगता। लेकिन हमारे देश में आजकल जिस तरह का माहौल है, उसे देखते हुए कमेंट करने वालों को भी ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन सामने होता है, इसलिए राजनीति करने वालों को लगता है कि हर बदलाव चुनाव से जुड़ा है। आज एक और ऐसा बदलाव हुआ जिस पर खूब सियासत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का ऐसा फैसला आज योगी आदित्यनाथ ने किया। अब यूपी में जितने स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन सेंटर, संस्कृत स्कूल या मदरसे हैं, उन सब में टीचर्स की भर्ती एक ही कमीशन करेगा, एक ही आयोग करेगा। अब तक यूपी में बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के टीचर्स की भर्ती के लिए अलग अलग आयोग थे। भर्ती में देरी होती थी, करप्शन के इल्जाम लगते थे। इन सभी शिकायतों को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोगों को खत्म करके यूपी में एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनाने का निर्देश दिया है। यह आयोग यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में और टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स के लिए टीचर्स की भर्ती करेगा। यूपी में सरकारी मदद से जितने प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और मदरसे चल रहे हैं, उनके लिए टीचर्स की भर्ती भी इसी कमीशन के जरिए होगी। यूपी में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का काम भी नया आयोग करेगा। सरकार ने जैसे ही फैसला किया, इस पर सवाल उठने लगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकारी स्कूल, कॉलेजों में एक ही आयोग भर्ती करे, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मदरसों में टीचर्स की भर्ती सरकारी आयोग करे, यह ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा, यह तो संविधान के खिलाफ है। योगी सरकार मदरसों का हक छीन रही है। देखिए, बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ है ये बात। मदरसे और माइनॉरिटी के स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, इसको संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है कि हम अपने हिसाब से 50% उसी कम्युनिटी के लोग रख सकते हैं। आयोग से तो नहीं होंगे, आयोग से किन लोगों को रखेंगे?
अब एक मदरसे के अंदर जहाँ इस्लामिक तालीमात भी दी जाती है, एक नॉन मुस्लिम टीचर को अगर रखेंगे तो क्या पढ़ाएगा? लेकिन यूपी की सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर गुलाब देवी ने कहा, बिना डिग्री जांचे, बिना किसी टेस्ट के मदरसे में अगर टीचर रखे जाते हैं तो इसमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का ही नुकसान है। नए सिस्टम में मदरसों में अच्छे टीचर आएंगे, इससे मुस्लिम बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। इसमें बुरी बात क्या है? बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, इन सभी शिक्षाओं को मिलाकर एक आयोग बना गया है। इससे क्या होगा कि एक तो जो हमारे सदस्य होंगे आयोग के, वो बहुत ही अनुभवी होंगे और सबके लिए समानता के दृष्टि से देखा जाएगा और सबको सबका अधिकार मिलेगा। इसमें जो अशासकीय मदरसे हैं, अल्पसंख्यक विद्यालय, इनके शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी वो भी इसी आयोग के द्वारा ही होगी। कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, जो मर्जी आए वो रख लो, जैसे मर्जी आए वैसा करो। अब ये नहीं चलेगा, आयोग के द्वारा ही कार्य होगा जिसमें एक रूपता रहेगी। क्योंकि इसमें बहुत पारदर्शिता और स्वच्छता होगी, इसमें जिस प्रकार की कोई भी कमी होगी वो सामने नहीं रहेगी और उस बहुत ईमानदारी के साथ में इसमें कार्य किया जाएगा। योग्य शिक्षक ही इसमें भर्ती किए जाएंगे। जो मदरसे के लोग हैं उनका कहना है कि ये एक तरह की धार्मिक शिक्षा मदरसों में दी जाती तो टीचर्स दूसरी तरह के होते हैं, तो वो चीज़ जो उनकी मांग है उसको कैसे आप पूरा करें? देखो, जब टीचर हमारे योग्य नहीं होंगे तो फिर बच्चे कैसे योग्य हो पाएंगे? तो चाहे वो अशासकीय मदरसे हों, चाहे अल्पसंख्यक विद्यालय हों, जो भी हों, योग्य शिक्षक ही उसमें आएंगे। जब योग्य शिक्षक आएंगे तभी हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। योगी आदित्यनाथ का फैसला अच्छा है। अब तक अलग अलग आयोग होते थे, उनका मेंबर बनने के लिए जोड़तोड़ होती थी, करप्शन होता था, अलग अलग सरकारी दफ्तर, गाड़ियां, कर्मचारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पर खर्चा भी आता था। ये तो बचेगा, लेकिन बड़ी बात है कि करप्शन की गुंजाइश कम होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जवाबदारी तय होगी। इसलिए फैसला तो लोगों के हित में है। जहां तक मदरसों के टीचर्स की भर्ती आयोग के जरिए कराने की बात है, तो संस्कृत विद्यालयों में भी टीचर्स की भर्ती आयोग ही करेगा। बाकी लोगों तो आपत्ति नहीं है, पर मदरसा चलाने वाले सवाल उठा रहे हैं। पर यह समझना चाहिए कि अब तक हम देखते थे कि मुगल सराय में कर्नाटक का मौलाना पढ़ा रहा है, कानपुर के मदरसे में बंगाल के मौलाना पढ़ाते हैं। उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या डिग्री है, वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उन्हें उर्दू के सिवाय कुछ आता भी है या नहीं, वो कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जानते भी हैं या नहीं, ये देखने वाला कोई नहीं था। अब ऐसा नहीं होगा, बाकायदा एग्जाम होंगे, टेस्ट होगा। उसके बाद अगर पढ़े लिखे लोग मदरसे में पढ़ाएंगे तो इससे मुस्लिम बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और मुझे लगता है कि ये मोदी के उस वादे को पूरा करने के लिए उठाया गया एक कदम है, जिसमें मोदी ने कहा था कि वो चाहते हैं मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे में कुरान। अब आपको पश्चिम बंगाल की सियासी गर्मी दिखा देता हूं। बंगाल के कुछ शहरों में रामनवमी के बाद भड़की हिंसा के कारण जो सिचुएशन बिगड़ी थी वो अब काबू में है। हालांकि कल रात हुगली के रिछला रेलवे स्टेशन पर फिर पत्थरबाजी हुई, लेकिन आज सुबह से हिंसा की कोई नई खबर नहीं आई है। ये राहत की बात है। लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी खूब हो रही है। ममता बनर्जी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और बीजेपी ममता पर दंगे भड़काने का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से इंटरवीन करने की अपील की, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एक्शन लेने की गुजारिश की। होम मिनिस्ट्री ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से हिंसा को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। इसी दौरान बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने हुगली के उन इलाकों का दौरा किया जहां हिंसा हुई थी। सीवी आनंद बोस रिछला के रेलवे स्टेशन पर भी गए जहां कल रात ही पत्थरबाजी हुई थी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने वहां अफसरों से बात की, हालात का जायजा लिया और इसके बाद गवर्नर ने कहा कि बंगाल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो एक खतरनाक ट्रेंड है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा का पालन करेंगे। Criminalization of politics will be done away with.
राजनीति के अपराधीकरण को दूर करना है। लोग एक्शन चाहते हैं। हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाएगा। राज्यपाल के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि संविधान को लागू करने में सभी एक साथ शामिल हों। हम एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करते हैं और हम देखेंगे कि लोगों के कल्याण के लिए हम सभी एकजुट होकर काम करें। यही एकमात्र संदेश है जो मैं आपको दे सकता हूं। सीवी आनंद बोस जहां गए थे वहां कल रात ही पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि रिश्ला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेन को सस्पेंड करना पड़ा था। हावड़ा बर्धमान रूट पर रेल सेवा करीब 3 घंटे तक बंद रखनी पड़ी। सिचुएशन और ज्यादा न बिगड़े इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला। बंगाल में हिंसा के केस में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन अब जो नए वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि हिंसा कौन कर रहा है। आज 2 अप्रैल को रिश्ला इलाके में हुई हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें दंगाई साफ दिखाई दे रहे हैं और वो सिर्फ रामनवमी के जुलूस पर नहीं, पुलिस पर भी पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। बोलने के लिए कोई नहीं जा रहा, उधर का सब रोक रहे हैं लोग। जालो, क्या कर रहे लोग? जालो, उधर का सब बाइक तोड़ के देख ला। इसी तरह के तमाम वीडियोस और पिक्चर्स को लेकर आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के कई नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने आरोप लगाया कि बंगाल की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, दंगाइयों को छोड़ा जा रहा है, इसलिए अब केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। बीजेपी के नेता आज उन इलाकों में जाना चाहते थे जहां हिंसा हुई थी। हिंसा प्रभावित लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। सुकांता मजूमदार ने कहा कि ऐसा क्या है जो पुलिस छुपाना चाहती है। पुलिस ने यहाँ पे हाईवे पर हमें रोक दिया है और पुलिस बोल रहे हैं कि 144 है इम्पोज है, जो 144 आज सुबह 8 बजे इम्पोज किया गया सिर्फ हमारे धरना को रोकने के लिए। जहाँ पे हमारा धरना था उससे नजदीक में दुआरे सरकार चल रहा है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आने की संभावना है। लोग आ भी रहे और इधर हमें रोका जा रहा है। 2 सांसद सिर्फ हम जाना चाहते हैं। आप 144 में बोलते हैं कि लॉ ये है कि 5 आदमी से ज्यादा असेंबली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 2 आदमी जाना चाह रहे हैं, फिर भी पुलिस हमें रोक रही है विदाउट एनी वैलिड रीजन। जब दंगाई निकलते हैं तब 144 नहीं रहता। 144 सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है। नहीं, पुलिस पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की एकदम कैडर की तरह एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है और एक समुदाय के पक्ष लेकर, दंगाइयों को पक्ष लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को बीजेपी के आरोपों की कोई फिक्र नहीं है। ममता ने आज फिर कहा कि हुगली और हावड़ा में जो हिंसा हुई उसके पीछे बीजेपी और बजरंग दल है। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए अमित शाह को भी टारगेट किया। ममता ने कहा, जो दंगा करने वालों को उल्टा लटकाने की बात करते हैं, क्या वो बीजेपी और बजरंग दल के लोगों को उल्टा लटकाएंगे? बीजेपी हटो, बीजेपी हटो, बीजेपी हटो। সিপিএম এর হার আমি দেখলাম কালকে বিজেপির একজন নেতা বলেছেন बिहार में ক্ষমতায় आने का बाद हम दंगाकारी को उल्टा देगा ना कि যেন একটা বলেছে। बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया था, बिहार में सत्ता आने के बाद हम दंगा करने वालों को उल्टा कर देंगे। जाने क्या बोला था? क्या जाने हिंदी में क्या बोला था? बोला था बिहार में हम सत्ता आने पर उल्टा करके दंगाइयों को पीटेंगे, हाँ लटका कर मारेंगे। थैंक यू। बोला था उल्टा लटका देंगे। बंगाल में जो सत्ता में आ गए तो दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे। हम एक सवाल पूछेंगे, सच में करेंगे आप? क्योंकि दंगा तो बीजेपी करती है, दंगा तो करता है बजरंग दल, दंगा तो बीजेपी के सारे लोग करते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं दंगा करते हैं, तो क्या उल्टा लटकाएंगे? चैरिटी बिगिंस एट होम। उपदेश देने से पहले अपने यहाँ कार्रवाई कीजिए, उसके बाद दूसरों को बोलिएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। ममता बनर्जी को जवाब दिया बीजेपी के एमपी जगन्नाथ सरकार ने। जगन्नाथ सरकार ने कहा कि ममता बेवजह बीजेपी और बजरंग दल पर आरोप लगा रही हैं।
जबकि सच्चाई है कि वो मुस्लिम वोट के लिए ये सब कुछ करवा रही है। जगन्नाथ सरकार ने कहा अगर ममता को सब कुछ पहले से ही पता है तो फिर वो हिंसा करने वालों को पहले ही अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती। जानबूझकर ममता ने कर रहा है, 100% मुस्लिम वोट लेने के लिए कर रहा है, मुस्लिम को देश विरोधी बनाने के लिए कर रहा है। लेकिन मुस्लिम लोग ऐसा पहले नहीं था। ये वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। वहाँ का जो मुस्लिम लोग हिंदू लोग एक साथ मिलकर चलते था पहले। वाम ने पहले वोट बैंकिंग के लिए कोशिश किया, अभी ममता ने उससे ज्यादा कर रहा है। इसलिए पहले ही बोल देता है इसके पीछे हिंदू संगठन है, भाजपा है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है। तो उनका पास मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपका पास, आप तो वहां का सीएम है, आप वहां का गृह मंत्री है, तो आपका पास पहले ही जानकारी है, क्यों अरेस्ट नहीं किया? ममता ने कोई ज्योतिष नहीं है, पहले जानकारी है उनको। तो जानकारी है तो पुलिस के रिपोर्ट में होता है, तो पुलिस के रिपोर्ट है तो कौन है उनका जानकारी है तो उनका अरेस्ट कीजिए, प्रमाण दीजिए, उनका पनिशमेंट देना चाहिए। ममता बनर्जी बार बार ये इल्जाम लगा रही हैं कि बंगाल में हिंसा करने वाले बाहरी थे। आज ममता ने कहा अब तो इस बात के सबूत मिल गए हैं कि जो लोग शोभा यात्रा में बंदूकें लेकर आए थे वो बाहर से बुलाए गए थे। असल में बंगाल पुलिस ने बिहार के मुंगेर से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। इल्जाम यह है कि अभिषेक बनर्जी ने हावड़ा में हिंसा का जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें हाथ में तमंचा लिए जो लड़का दिख रहा है ये वही लड़का है। इस लड़के का नाम सुमित शॉ है। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा अभिषेक बनर्जी ने जो वीडियो जारी किया उसकी सच्चाई आज सामने आ गई, अब बीजेपी वाले क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि ये वीडियो फेक है। आज हम क्या देख रहे हैं कि हावड़ा पुलिस द्वारा अरेस्ट हुए हैं सुमित साव। कौन है वो? भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिसके हाथों में वो बंदूक थी। वो सालकिया के निवासी हैं और आज उनको अरेस्ट किया गया मुंगेर बिहार से। आज सुमित साव ने अपना बयान दिया है और अपने अपराध को स्वीकार किया है और ये कहा है कि हाँ वही सुमित साव उस दिन बीजेपी के इस जुलूस में था और उसी के हाथ में यह बंदूक था। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? बंगाल में अब गवर्नर एक्शन लेंगे तो ममता कहेंगी मोदी देश के फेडरल स्ट्रक्चर के दुश्मन हैं। अमित शाह ने रिपोर्ट मांग ली, अगर वो सेंट्रल फोर्सेस भेजेंगे, सेंट्रल एजेंसी को जांच सौंपेंगे तो ममता कहेंगी बीजेपी बंगाल के लोगों की दुश्मन है। लेकिन ममता को इस सवाल का जवाब देना होगा कि बंगाल में हिंसा हुई ये किसका फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है। ममता कह रही कि बाहर से लोग आए, 5 स्टार होटल्स में रुके, वहां बैठकर दंगे की साजिश रची गई। तो ममता ये क्यों नहीं बताती कि जब सारी जानकारी उनकी पुलिस के पास है तो ममता की पुलिस ने साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ममता बीजेपी पर इल्जाम लगाएं, बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहें, ये उनका हक है। लेकिन आज ममता ने कहा कि वाम और राम वाले एक हो गए। राम वाले मतलब बीजेपी के लोग और वाम मतलब लेफ्ट फ्रंट के लोग, ये मिल गए हैं। अब अगर बीजेपी के लोग ममता को रहीम वाली पार्टी बताएंगे तो ममता कहेंगी बंगाल में हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की बातों की जगह नहीं होनी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों मिलकर बंगाल में शांति कैसे स्थापित हो इस पर विचार करें। बिहार में भी सिचुएशन बंगाल वाली है। सासाराम और नालंदा में हिंसा के बाद अब हालात बेहतर हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में हुई हिंसा नीतीश कुमार की सरकार की नाकामी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, फिर भी उन्होंने सतर्कता नहीं दिखाई। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा में मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया, लेकिन नीतीश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय इफ्तार पार्टी में पहुंच गए।
जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? तो ये एक पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। अब चूंकि ओवैसी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया, तीखा हमला किया, तो करारा जवाब भी तुरंत आया। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार की सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, सिर्फ 8 घंटे में हिंसा पर काबू पा लिया गया। ललन सिंह ने कहा कि अब दंगा करने वालों के साथ साथ दंगे की साजिश रचने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो रहा है। सासाराम में और बिहार शरीफ में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसको 8 घंटे के अंदर नियंत्रित कर ली। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं, वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और रामनवमी के समय में, रामनवमी में जुलूस लोग निकालते हैं और उसी जुलूस में ऐसे तत्व कुछ घुस जाते हैं और वैसे तत्व घुस के उस माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं, तुरंत गिरफ्तारी भी हो रही है, सख्ती के साथ कार्रवाई भी हो रही है और उससे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी रहे। यह बात सही है कि पुलिस एक्शन ले रही है। सासाराम में हिंसा के केस में अब तक 49 लोग अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन सासाराम के लोग कहते हैं कि दंगा करने वालों को अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों में कानून का डर पैदा हो। लोगों ने कहा कि एक्शन तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसा होना चाहिए, जो दंगा करे, जो कानून हाथ में ले, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब से हमारे योगी जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से वहाँ हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लोगों की सोच बदल रहा है। अपराध का खौफ होना चाहिए, बुलडोजर का खौफ नहीं, अपराध का खौफ होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि इंसान के अंदर प्रशासन का भी खौफ होना चाहिए, अपने गलती हम कर रहे हैं उसका भी खौफ होना चाहिए। योगी सरकार बहुत अच्छा सरकार है और बिहार में तो ऐसा सरकार है नहीं, यहाँ भी ऐसा सरकार होना चाहिए जो तुरंत एक्शन ले। जी, बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी है, यहाँ भी उस टाइप का सरकार यहाँ भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। डर खौफ बहुत जरूरी है। ये लोग बेधाक पत्थरबाजी हो रहा है, इससे डर बना हुआ। अभी तो स्थिति सामान्य है। मुझे लगता है कि ओवैसी की बात को आप सियासी कह सकते हैं, बीजेपी के इल्जामात को राजनीतिक दावेज का हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम से कम अपने राज्य के लोगों की बात सुननी चाहिए। यह समझना चाहिए कि आखिर बिहार के लोग योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं। नीतीश कुमार पर हमले इसलिए भी हुए क्योंकि नालंदा में हिंसा हुई।
नालंदा नीतीश कुमार का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद भी नीतीश ने मौके पर जाने के बजाय इफ्तार में शामिल होना जरूरी समझा। जिस इफ्तार में नीतीश शामिल हुए उसके बैकग्राउंड में लाल किला बनाया गया था। इशारों इशारों में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बताया गया था। बीजेपी के नेताओं ने इस बात को पकड़ लिया। आज गिरिराज सिंह ने कहा, इफ्तार तो छोड़िए, नीतीश कुमार चाहे तो हज भी कराएं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वो डिजिटल हो या एक्चुअल लाल किला हो, पार्टी ऑफिस का चित्र ही लाल किला बना दे, मुझे कोई दिक्कत, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है देश की जनता की नजर में। अभी समय है 24 के चुनाव में, हज भी कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस ले जाएं, लेकिन तुष्टीकरण की हद ये ना करें कि बिहार में आज तक किसी हिंदू ने तजिया पर कोई पत्थर नहीं फेंका, ससुराम जल रहा हो, नालंदा का वोट लेंगे और नालंदा के हिंदुओं को संरक्षण नहीं देंगे, उनके आस्था के जुलूस को। नीतीश बाबू, बहुत दिन हो गया, अब ये नहीं चलने वाला है। और नीतीश कुमार की दुर्गति तो ये होगी, इनकी हालत रमखुदैया की होगी, न इधर के रहे सनम, न इधर के रहे। इफ्तार में लाल किले का बैकग्राउंड मुद्दा बना। नीतीश कुमार के सपनों को लेकर काफी कमेंट किए गए, लेकिन इस मसले पर जेडीयू के नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बयान आया आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, लाल किला किसी की जागीर नहीं है, नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। इससे बीजेपी के नेताओं में के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लाल किला देश का है, किसी की जागीर नहीं, ये बात स्पष्ट तौर पे मान लेनी चाहिए। देश में कई प्रधानमंत्री आए और लाल किले पे झंडा फहराए, और नीतीश कुमार जी वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक है। देश भी चलाने का अनुभव है, राज्य भी चलाने का अनुभव है, पात्रता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। अपने दिन भूल जाते हैं कि 4 संसद वाली पार्टी थे, तो गुजराल साहब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए लाल किले पर इस देश के एक नागरिक का अधिकार है, ज्यादा गुमान में नहीं रहनी चाहिए, ये किसी की जागीर नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। नीतीश कुमार इफ्तार में शामिल हो, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त बिहार के कई शहरों में आग लगी हो, दंगे के हालात हो, खून खराबा हो रहा हो, उस वक्त चीफ मिनिस्टर इफ्तार में हंसते मुस्कुराते दिखाई दे, इससे लोगों की भावनाएं तो आहत होगी। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर शक पैदा होगा। यह न नीतीश कुमार के लिए अच्छा है और न बिहार के लिए। एक दुख भरी खबर आपको बता दूं, ये दुख भरी खबर सिक्किम से आई है। यहां नाथुला पास से कुछ किलोमीटर दूर एक भयंकर एवलांच आया। इस एवलांच में 7 टूरिस्ट की मौत हो गई और कई लोग अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। एवलांच गैंगटोक से नाथुला पास जाने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुआ। सिक्किम में बॉर्डर के पास जाने के लिए टूरिस्ट को पास जारी किए जाते हैं। प्रशासन के मुताबिक आज एवलांच की कोई संभावना नहीं थी, मौसम ठीक था, इससे टूरिस्ट को 15 माइल तक के पास जारी किए गए। टूरिस्ट ने रास्ते में बर्फ देखकर फोटो क्लिक करने के लिए गाड़ियां रोक दी। इनमें टूरिस्ट बसें भी थी, छोटी गाड़ियां भी थी। जिस वक्त टूरिस्ट गाड़ियों से बाहर उतरे हुए थे, उसी वक्त एवलांच आ गया। हजारों टन बर्फ अचानक नीचे गिरी। इसके कारण बस सड़क से नीचे खाई में गिरी। कुछ कारें और टूरिस्ट बर्फ के नीचे दब गए। हालांकि मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन उसी वक्त दोबारा एक और एवलांच आया। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। कुछ घंटों के बाद बचाव का काम फिर से शुरू किया गया। अब तक 22 टूरिस्ट को बर्फ के नीचे से निकाला जा चुका है, लेकिन इस हादसे में 7 लोगों की दुखद मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ टूरिस्ट अब भी वहां फंसे हैं, लेकिन अब अंधेरा हो गया है।
दोबारा स्नोफॉल होने लगा है, इसलिए रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोकना पड़ा है। सुबह परमिट दिया था, इशू किया था, रास्ता भी अच्छा ही था। वहाँ पर मतलब नीचे से भी पुलिस लोग आके टूरिस्ट लोग को मना किया था, वहाँ से मतलब स्लाइडिंग आया है, वहाँ से ऊपर मत जाओ। थोड़ा मतलब गाड़ी ऊपर तक नहीं गया था, सब गाड़ी को वापस भेज रहा था। फिर क्या हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ा का स्लाइडिंग था, ठीक है ना, स्लाइडिंग था। वो स्लाइडिंग में सब लोग गए ऊपर, मेरे हिसाब से 50 आदमी गया, ये सब बोला था। फिर अचानक से स्लाइडिंग आ गया, फिर सब लोग दफन गया। मैक्सिमम 1 आवर तक सब टूरिस्ट लोग नीचे था, बर्फ के नीचे। फिर यहाँ का लोकल स्लो जो होता है, लोकल स्लो ड्राइवर, आर्मी पुलिस सब मिला के 2-3 मतलब 12-13 लोग को तो बाहर निकल गया। अफसरों का कहना है कि इस इलाके में आमतौर पर एवलांच आते रहते हैं, लेकिन आज मौसम साफ था, एवलांच का कोई अलर्ट भी नहीं था, इसलिए अचानक ऐसी खबर आने से हर कोई हैरान हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया है और इस हादसे में शिकार हुए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पाकिस्तान में आज सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव की खबर आई। आज पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस आदेश को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तुरंत इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पंजाब सूबे में 14 मई को इलेक्शन कराने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की सरकार को कहा है कि वो चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दे। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि 11 अप्रैल तक इस मुद्दे पर उसके सामने रिपोर्ट पेश करे और अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं देती तो फिर वो नए निर्देश जारी करेगा। हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 20 मार्च को ही पंजाब इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की डेट तय कर दी थी, लेकिन फिर उसने चुनाव को यह कहते हुए 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया कि पाकिस्तान इस वक्त नकदी की कमी से जूझ रहा है, पैसा नहीं है और देश में सुरक्षा की स्थिति भी खराब है। ऐसे में इस समय चुनाव नहीं कराए जा सकते। चुनाव आयोग के इस फैसले को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए 14 मई की तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान खान अपने सपोर्टर्स के बीच आए और कहा, आज संविधान और कानून की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सलामी के हकदार हैं। पाकिस्तान की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। आज आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ वो जीता है और माफिया हार गया है। माफिया आज सारी कौम हमारे सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश कर रही है, सलाम कर रही है। चूंकि पाकिस्तान की सरकार मौजूदा हालात में पंजाब में इलेक्शन नहीं कराना चाहती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नाराजगी जाहिर की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 अप्रैल को ही जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ था और आज फिर 4 अप्रैल है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिससे इंसाफ का कत्ल हुआ। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तो मैं समझता हूं कि, और देखिए ये जनाब स्पीकर, ये कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। मैं समझता हूँ कि जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार थी, इसलिए इमरान खान चाहते थे दोनों सूबों में जल्द से जल्द चुनाव हो।
सरकार को सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के फैसले की आशंका थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बनाने की कोशिश भी की गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच कोई फैसला करती है तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना पड़ सकता है। माजी में जो इस कोर्ट का किरदार रहा है, तो हम समझते हैं कि इस वक्त इसलिए बहुत अहम है कि एक सुप्रीम कोर्ट का अपना ट्रायल चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूं। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की इस धमकी पर पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान की पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी ने जबरदस्त तंज कसा। कुरैशी ने कहा, जो लड़का उनके सामने हाफ पैंट पहनकर खेलता था, अब वो भी मार्शल लॉ की धमकी देने लगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लोकतंत्र की बात की और आज उनका नवासा मार्शल लॉ की बातें कर रहा है। मैं कहूंगा मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज होती थी तो ये कोने में खड़ा करती थी, तो आंसू बहाता था, हम पहुंचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। वो आइन दे रहा था, यह मार्शल लॉ की धमकियां दे रहा है। यही फर्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पंजाब में इलेक्शन कराने और इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए सरकार को देने का हुक्म दिया। लेकिन सवाल यह है, जिस सरकार के पास कर्ज देने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, जो सरकार अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही, वो चुनाव कराने के लिए 21 अरब रुपए कहां से लाएगी? इसलिए उम्मीद तो कम है कि वहां चुनाव होंगे। आज की बात में इतना ही। आपसे मेरी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।